नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बायोलॉजी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बायोलॉजी की ब्रांचेस और उसमें आपने दो मुख्यतः ब्रांचेस पढ़ी थी। मेनली देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकंड बॉटनी। अब इससे आगे छोटी छोटी ब्रांचेस जो बायोलॉजी के अंदर आती हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये 2-3 क्लासेज 11th और 12th क्लास की बेसिक क्लासेज है, इनको आप ज़रूर देखिए। और उसके बाद में जैसे ये क्लासेस पूरी हो जाती हैं उसके बाद में आपके 12th क्लास की RBSc सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है अग्रस्टोलॉजी। अग्रस्टोलॉजी का मतलब होता है इसका हिंदी मीनिंग है घास विज्ञान। अग्रस्टोलॉजी का हिंदी मीनिंग है घास विज्ञान, यानी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली घासों का अध्ययन करना घास विज्ञान कहलाता है या फिर अग्रस्टोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ स्टडी ऑफ ग्रासेस। व्हाट इज अग्रस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नॉन एज अग्रस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रासेस, घासों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एनाटॉमी। कि कोई भी जीव हो, उस जीव के अंदर के शरीर के जितने भी अंग हैं उनका आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। किसी भी जीव के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है, जैसे कि प्लांट एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी। तो इस तरह से जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का जो हिंदी मीनिंग है वो है शारीरिकी। वैसे आपको इंग्लिश तो पता ही होगा, लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है। तो एनाटॉमी का मतलब है शारीरिकी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के शरीर के अंदर के अंगों का विस्तार से उनकी जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है या फिर शारीरिकी कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एंड्रोलॉजी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्टडी करना। जितने भी नर जननांग है उनका जो अध्ययन किया जाता है उस बायोलॉजी की ब्रांचेस को कहते हैं एंड्रोलॉजी। तो यहाँ इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा नर जनन विज्ञान। नर जनन विज्ञान या फिर नर लैंगिक विज्ञान भी कह सकते हो। तो एंड्रोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एपीकल्चर, और इसको तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एपीकल्चर को हिंदी में कहा जाता है मधुमक्खी पालन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मधुमक्खियों का संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, उस ब्रांच को कहते हैं एपीकल्चर। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी रियरिंग ऑफ हनी बीज। जो मधुमक्खियाँ हैं उसका पालन करना, उसको संवर्धित करना। नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है आर्थ्रोलॉजी, और आर्थ्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी इसे हिंदी में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है संधि विज्ञान। हमारे शरीर में संधियां या फिर जॉइंट्स कहाँ होते हैं? जैसे कि दो हड्डियां हैं, तो दो हड्डियां, एक हड्डी और दूसरी हड्डी जिस स्थान पर आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है जॉइंट्स या फिर संधियां। तो संधियों का जो अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें संधियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी या फिर संधि विज्ञान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी।
फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है बैक्टीरियोलॉजी। जैसे कि वातावरण में या फिर हमारे चारों ओर या फिर जैसे कि इवन हमारे हाथों के ऊपर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, या फिर किसी भी फ्लोर के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, जिसमें वायरस भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का अध्ययन करना, पर्टिकुलरली हमें बैक्टीरिया का अध्ययन करना, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की ब्रांच को, उस जीव विज्ञान की ब्रांच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, या फिर इसे हिंदी में कहें तो जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीवों का जो एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, तो उनका जो सेपरेटली अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की ब्रांच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज, स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ब्रायोलॉजी। जिस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार बैक्टीरिया होता है, उसी प्रकार से पादपों के अंदर एक समूह पाया जाता है, एक कैटेगरी है पादपों की जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। तो उनका ब्रायोफाइट्स का जो सेपरेटली हम स्टडी करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स के सेपरेटली जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कहते हैं ब्रायोलॉजी, जिसे हिंदी में भी ब्रायोलॉजी ही कहा जाता है। ब्रायोलॉजी को हिंदी में भी ब्रायोलॉजी ही कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स पादपों का एक समूह है। अब इसको जैसे ही हम क्लासेस शुरू करेंगे या फिर आरबीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास लगेगी, उसमें जो टॉपिक आएगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है हृदय विज्ञान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्डियोलॉजी क्या है, व्हाट इज कार्डियोलॉजी। जो हृदय विज्ञान है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, तो उसका जो हम अध्ययन करते हैं, उस जीव विज्ञान की ब्रांच को कहा जाता है कार्डियोलॉजी या फिर हृदय विज्ञान। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन करना। कोई भी जीव है या फिर किसी भी जीव का शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म कोशिकाओं से, सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना है। उस सूक्ष्म इकाई का नाम कोशिका है, और कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है सेपरेटली, उनके अंदर कौन कौन सी रासायनिक संरचनाएं और उनका भी, उनके अंदर कौन कौन से अंग हैं, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है, उस बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और एक बात और ध्यान रखना कि साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है सेल बायोलॉजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है चर्म विज्ञान। किसी भी जीव के शरीर का जो बाह्य आवरण है या फिर त्वचा है या फिर छमड़ी है, उसका जो ये छमड़ी से चर्म बनाए, तो ये चर्म का अध्ययन करना। जैसे कि चर्म के भी विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, बहिःचर्म, मध्य चर्म या फिर अंतःचर्म, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, उस बायोलॉजी की ब्रांच को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ स्किन। स्किन का मतलब है त्वचा। अब ये हमारे 10 टर्म्स पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का हिंदी मीनिंग है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का हिंदी मीनिंग है, हिंदी में इसका जो अर्थ होता है
वो होता है पारिस्थितिकी। कोई भी जीव है उसका पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का संबंध है, इसका जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी भी जीव का पर्यावरण के साथ में जो अंतर संबंध बनाया गया है उसका अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को कहा जाता है इकोलॉजी। स्टडी ऑफ कोरिलेशन, स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? इकोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कीट विज्ञान। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है कीट विज्ञान। एक तरह से आपको हिंदी मीनिंग से ही पता चल गया है कि इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर को हम कह सकते हैं हिंदी में पुष्प संवर्धन। यानी पुष्पों की खेती करना या फिर पुष्पों को संवर्धित करना और पुष्पों को उत्पादित करना। तो फूलों की खेती या फिर फूलों को उत्पादन करना फ्लोरिकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, उनका किस प्रकार से रख रखाव करना है। तो वो सारे जो विस्तार से अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी की उस ब्रांच को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। तो हम यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो फ्लावर फार्मिंग। स्टडी ऑफ फ्लावर फार्मिंग या फिर फ्लावर फार्मिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कल्चरिंग ऑफ फ्लावर्स। कल्चरिंग संवर्धन, कल्चरिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का संवर्धन करना। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स को कहा जाता है हिंदी में आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि किसी भी जीव के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। यानी माता पिता के लक्षण उसके पुत्र के अंदर जो प्रकट होते हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है उस बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है जेनेटिक्स। यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। जीवों के अंदर आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण या फिर वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। जीवों के अंदर आनुवंशिक लक्षणों का वंशागति करना या फिर वंशागति का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है रुधिर विज्ञान। हिमेटोलॉजी का हिंदी मीनिंग है रुधिर विज्ञान। इस शब्द से ही स्पष्ट हो गया है कि हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिमेटोलॉजी के अंदर रुधिर का अध्ययन किया जाता है। रुधिर का मतलब है ब्लड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर या रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हिपेटोलॉजी। तो यहाँ हिपेटोलॉजी के अंदर जो हिपेटो शब्द है उसको आपको लीवर से जोड़ना है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिंदी में, हीपेटोलॉजी को कहा जाता है यकृत विज्ञान। क्या कहा जाता है? यकृत विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हीपेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सभी को एक साथ में पढ़ना, उसका एक साथ में अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। सूक्ष्म जीवों के अंदर विषाणु भी आते हैं, जीवाणु भी आते हैं, कवक भी आते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले जीवाणु के बारे में तो पढ़ ही लिया है कि जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे, सूक्ष्म, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के उस ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मॉर्फोलॉजी, और ये कई बार यूज होता है। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये तीन टर्म ऐसे हैं जो किसी भी जीव की संरचना को पढ़ते हैं तो इसमें ये जरूर आता है। और ये तीन भाग भी होते हैं, जैसे कि मानव शरीर के बारे में पढ़ना है तो एक तो होगा ह्यूमन एनाटॉमी, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? किसी भी जीव के शरीर, जो शरीर का बाह्य आकार है उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आकारिकी। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आकारिकी, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर से उसकी आकृति कैसी है, किस प्रकार का उसका शेप है, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है माइकोलॉजी। आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों को पढ़ा है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, वो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो एक साथ में हम पढ़ते हैं। लेकिन माइक्रोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कवकों को पढ़ते हैं, फंजाई को पढ़ते हैं, फंजाई नामक सूक्ष्म जीवों को पढ़ते हैं। तो माइकोलॉजी का मीनिंग हुआ कवक विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ फंजाई। तो ये फंजाई क्या है? फंजाई एक जीवों का समूह है, एक जीवों की कैटेगरी। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी का मतलब है न्यू, कहीं पे भी आप यहाँ न्यू शब्द सुनते हो तो न्यू शब्द से आपका माइंड में आना चाहिए नया, कोई भी न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू। साइंस के अंदर जो न्यू शब्द आता है उसका मतलब होता है न्यू। तो न्यू का मतलब है यहाँ पे नए जो संतति है या फिर नए बच्चा है, उस यानी एक तरह से हम कह सकते हैं नवजात शिशु। नवजात शिशु का जो अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के उस ब्रांच को कहा जाता है नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु विज्ञान। इसे हिंदी में कहते हैं नवजात शिशु विज्ञान। और हम इसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ, स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज। फिर कुछ और वर्ड है जिनको हमें डिस्कस करना है।
इसके लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? तंत्रिका विज्ञान। यानी किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी या फिर तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ओडोंटोलॉजी, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंत विज्ञान। क्या कहा जाता है? दंत विज्ञान। हिंदी मीनिंग से आप समझ गए होंगे कि दंत विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो दंत विज्ञान के अंदर दांतों और दांतों के अलावा मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी को कहा जाता है कैंसर विज्ञान। क्या कहा जाता है? कैंसर विज्ञान, जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर और ट्यूमर का। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब अनियंत्रित कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं, उनको कहते हैं ट्यूमर। एक तरह से गांठनुमा संरचना होती। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी को कहा जाता है नेत्र विज्ञान। ऑप्थेल्मोलॉजी को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी को कहा जाता है नेत्र विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ आइज। किसी भी जीव के शरीर में नेत्रों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पक्षी विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। STUDY, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी या फिर पक्षी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी को हम कहते हैं अस्थि विज्ञान। ऑस्टियोलॉजी मीन्स अस्थि विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ बोन्स। जो हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शैवाल विज्ञान। यह जीवों का एक समूह होता है, शैवाल या फिर एल्गी। शैवाल या एल्गी जीवों का समूह होता है, और उनका सेपरेटली स्टडी करना, सेपरेटली स्टडी ऑफ एल्गीज इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एल्गीज, शैवालों का अध्ययन करना, शैवाल विज्ञान या फिर फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है फिजियोलॉजी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी, और तीसरा है मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब है किसी भी जीव के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। फिजियोलॉजी का मतलब है किसी भी जीव के शरीर के जितने भी अंग हैं उनके कार्यों का अध्ययन करना। और मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी भी जीव के शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। तो आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, और इसके अलावा उन जीवों के अंगों के कार्यों को अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका जो हिंदी मीनिंग है पहले वो समझ लेते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है कार्यकी, यानी जीवों के अंगों के कार्यों का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। स्टडी ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स।
इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है वो है पिसिकल्चर, जिसे हम कहते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन या फिर मछली पालन, यानी कल्चरिंग ऑफ फिशेज, कल्चरिंग ऑफ फिशेज। कल्चरिंग ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। और नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो है वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी का हिंदी मीनिंग है विषाणु विज्ञान। इसकी जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ वायरसेस, विषाणु का अध्ययन करना। और विषाणु से आप भली भांति परिचित ही है। जो विषाणु से परिचित नहीं था वो आज के समय में विषाणु से परिचित है, वायरस से परिचित है कि वायरस क्या होता है। उसने पूरी तरह से हर व्यक्ति ने वायरस की स्टडी कर ली है। तो स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरस न तो जीवों की श्रेणी में आता है और न ही निर्जीवों की श्रेणी में आता है। यह सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी भी कहलाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। अब आपने अभी 30 टर्म पढ़े हैं बायोलॉजी के से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के अंदर, और ये टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी के आप स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये टर्म्स काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा आपके लिए आज का प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है कि फिलहाल अभी मैंने पढ़ाया था ऑर्निथोलॉजी या फिर पक्षी विज्ञान। तो भारत के अंदर पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, पक्षी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हु इज़ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, हु इज़ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको न तो किसी प्रकार से इंटरनेट की सर्फिंग करनी है और न ही किसी किताब के अंदर ढूंढना है। आपको बिना किसी ढूंढे या फिर बिना किसी इंटरनेट सर्फिंग के इस प्रश्न का उत्तर देना है, हु इज़ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। ये आपके लिए आज का प्रश्न है, हु इज़ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो अब ये बेसिक क्लास कंप्लीट हुई, जो 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन क्लास थी। इसके बाद में 12th क्लास RBSE के ऊपर आधारित सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज ली जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।